आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछा हुआ है 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन का, उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए कितना 12, 15, 15, 20, 21, 23, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो कितने, 1, 2, 3, 4, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, देखिए कितना पूछा हुआ है। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है क्योंकि पर्दे की जरूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा ऑप्शन इसका। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, क्योंकि ध्वनि तरंग तो है नहीं, पराबैंगनी तरंग है नहीं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको ना हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये शीशा का बना हुआ है, प्रकाश की किरण इधर आता है, तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, ठीक है। और जब लौटता है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित, मतलब परावर्तन हो रहा है, इसको बोले परावर्तित किरण, ठीक है। और जो इसके आर पार हो गया मतलब पार कर गया, उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तन वाला अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जो इससे पूरी तरह से पार कर गया तो इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको, निर्गत किरण। तो ध्यान दीजिएगा, परावर्तन में आपतित और परावर्तित होता है, लेकिन अपवर्तन में आपतित और अपवर्तित होता है। तो इन वर्ड को थोड़ा ध्यान देना। ऐसे सोचो ना यार, परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तित किरण तो दोनों में आएगा, परावर्तन में भी आएगा अपवर्तन में भी आएगा, लेकिन परावर्तन में इधर परावर्तित किरण आएगा और अपवर्तन में अपवर्तित किरण आएगा, और निर्गत किरण किस में आएगा, तो सिर्फ अपवर्तन में आएगा, क्योंकि परावर्तन में तो लौट जाती है। ये बात समझ में आ गया, इस बात को ध्यान रखिए ताकि आपको सब ऑप्शन दिक्कत ना करे। तो देखिए ना, इसका ऑप्शन क्या है, अब देखिए तो कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हाँ जी, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आई बराबर आर। और यहाँ परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण तो अपवर्तन के नियम में न लगेगा, आपतन कोण विचलन कोण नहीं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तब प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी बताया गया कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, और किरणें जो होती है इसे सीधी रेखा में गमन करती है। इसको इस तरह से तीर के निशान से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। अब सोचिए ना, सीधा जब बन रहा है मतलब काल्पनिक बन रहा है, तो कौन दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो केवल समतल में, तो समतल में तो बनता है, केवल अवतल में, अवतल में काल्पनिक केवल नहीं बनता है, वास्तविक भी बनता है। केवल उत्तल में, या तो समतल में या उत्तल में। तो समतल और उत्तल दोनों ऐसा दर्पण है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कहेगा कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों तो अवतल दर्पण में, और लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है इस बात को। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण आयुक्त होता है। अब दाढ़ी बनाने के लिए आपको बताया गया दर्पण के उपयोग में कि समतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया था क्योंकि नजदीक की वस्तु रखने से बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बड़ा बनने के कारण क्या होता है कि जो चेहरे पे फुंसी रहता है, छोटा छोटा जख्म रहता है, वो सब काटने से बच जाता है बड़ा बड़ा देखने से। इसमें कौन क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। मतलब काल्पनिक भी है, सीधा भी है तथा बड़ा भी है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, अवतल दर्पण में। अब देखिए ना, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब एक एक कंडीशन में बनता है। कहाँ, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब वस्तु P और F के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि मुख फोकस तथा वक्रता केंद्र होगा नहीं, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे और दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में,
ठीक है। देखिए हमने यार आपको ऑब्जेक्टिव आपको हम उसके पीछे रीजन के साथ बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस सुनते जाइएगा, आप लोग पढ़े ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो आर बराबर 2f, तो आर बराबर 2f कौन है, तो आर बराबर 2f ये है। कभी कभी उलट की इस प्रकार से भी देता है, तो बस आप ध्यान रखिएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो हमेशा सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग, देखिए हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, ये सब ना लैंग्वेज बदल बदल के देता था। आप इस सबको ध्यान दीजिए कि दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। कब पूछा, 2017 में, 2022 में पूछा है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया गया। अवतल दर्पण में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त किया गया है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता है। देखिए ना, पर्दा पर जब प्राप्त किया गया है अवतल दर्पण के सामने, तो फोकस को निर्धारित करने के लिए यानी फोकस दूरी दर्पण सूत्र से निकलता है यार। यानी एफ का मान निकालने के लिए हमको भी और यू चाहिए होगा, तब हम फोकस दूरी निकालेंगे। तो अब देखिए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, अब सोचिए तो इसके लिए क्या होगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी के लिए हम लोग क्या समझते, प्रतिबिंब की दूरी बताएगा, और दर्पण तथा बिंब, बिंब यानी वस्तु की दूरी बताएगा। इस सी में करे ए और बी दोनों, तो भैया हमारा दोनों चाहिए, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो याद कीजिए कि टॉर्च का उपयोग किसमें होता है, तो अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे उपयोग आपको बताया गया था। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए आवर्धन यानी एम का मान माइनस बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, यानी वास्तविक बन रहा है, तो ही कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एम का मान माइनस वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है और एम का मान प्लस क्या बताता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को बताता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होगा। तो वही कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 32 दिले है, तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो प्लस में 16 हो जाएगा, तो प्लस में 16 सी आंसर हो जाएगा। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। अब वस्तु की दूरी क्या होता है, तो पी से मापने से निगेटिव होता है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इस चीज परिपाटी के नियम आप लोग पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कि किस दर्पण को उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण, यानी पार्श्व दृश्य मतलब बगल के दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में गाड़ियों में देखे होंगे उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब वही ने बताया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण हो जाएगा इसमें। इस कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए अग्रदीप के मतलब होता है हेडलाइट। हेडलाइट तो टॉर्च की जैसा होता है, तो उसमें धासल दर्पण होता है, तो धासल दर्पण मतलब कौन होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये वाला आंसर होगा। लेंस सूत्र के बीच में माइनस होता है, इन्होंने करके देता है भाई साहब, थोड़ा ध्यान से देख कर ऑप्शन को मारना है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान बने। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब जो बने उल्टा भी बने, वास्तविक बने और समान। तो समान तो एक कंडीशन बनने करता है जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों अनंत होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब भैया उत्तल दर्पण में काल्पनिक तो बनवे करता है, लेकिन कैसा होता है, तो सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा, उल्टा तो होगा नहीं। और छोटा की बड़ा, आवर्धित के मतलब बड़ा होता है, और हासरित, हासरित के मतलब होता है छोटा, तो यहाँ सीधा एवं हासरित होगा, ठीक है। हासरित मतलब हरा से नहीं, नुकसान नहीं, छोटा हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ
परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो गोलीय दर्पण की जो महत्तम वृत्ताकार सीमा होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको द्वारा कहते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। ठीक है, इस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो भैया सीधा प्रतिबिंब जो बनता है समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, चाहे कहीं भी वस्तु को रख दीजिए। इसका आंसर होगा या तो समतल अथवा उत्तल, यानी आंसर हो जाएगा डी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो निगेटिव होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हाँ देखिए, उत्तल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल में बराबर बनता है, लेकिन अवतल में छोटा बड़ा बराबर तीनों बनता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ कह रहा है छोटा, तो छोटा हमेशा उत्तल में बनता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो फोकस दूरी प्लस में है, यानी कैसा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना है? मतलब बड़ा भी बनना चाहिए और काल्पनिक बनना चाहिए। ये तो पहले भी प्रश्न पूछा हुआ था कि कहां पर? तो ध्रुव एवं फोकस के बीच में। तो कहां? फोकस एवं ध्रुव के बीच में, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक। अगला प्रश्न है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, किसका होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। देखिए भैया, जैसा भी किरण पुंज समतल दर्पण पर आएगा तो रिटर्निंग भी वैसा ही होगा। यानी अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आ रहा है तो रिटर्निंग भी अभिसारी ही होगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न समझते हैं 27 नंबर के कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, तो आवर्धन तो समतल दर्पण के +1 होता है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है, तो काट के 1 आ जाता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। तो भैया समतल में तो खाली आभासी बनता है, उत्तल में भी आभासी बनता है और अवतल में दोनों बनता है। तो कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त मतलब मिल सकता है? तो सभी से मिल सकता है, हम सबसे प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। अब देखिए भैया, ये अगर पूछ देता दर्पण और लेंस नहीं बोला है, तो दर्पण में होता है ध्रुव से, लेकिन लेंस में होता है प्रकाशीय केंद्र से, जिसको ओ से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन से पता चल जाता है कि किसके लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम बी। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन में इतना सारा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, हमने आपको सब बता दिया। अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्ट।